बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉली एनाइनीज पॉली मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन के ऊपर। लाइनर एड्सॉर्प्शन हम पढ़ चुके हैं जो कि मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन के ऊपर थी, जो हमें बताती थी कि सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन किस तरीके से होती है, किन केसेस में होती है और वो सब बातें। तो आज हम पॉली मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन के ऊपर डिस्कशन करें। ओके, आज हम लोग देखेंगे पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है। तो पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी के जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास अराउंड कोई 4 से 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी को हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट इसका ये होता है कि जो एड्सॉर्प्शन होती है ये हमारे पास प्योरली फिजिकल फिनोमेनास पर हो रही होती है। इसके अंदर कोई दूसरी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होती। ये प्योरली फिजिकल फिनोमेनास होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर आप कहें कि वंडरवॉल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पाई स्टैकिंग्स हैं, ये जितनी भी हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, इन सब के ऊपर हमारे पास पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी की बेसिस के मुताबिक ये डिपेंड कर रही होती है एड्सॉर्प्शन जो है। और ये सारी फिजिकल फोर्सेस हैं, ठीक है। एड्सॉर्प्शन जो है वो उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो हमारे पास क्या नाम है कंपैरेटिवली डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे हमारे पास कोई सा भी केस और उसमें हमारे पास जो डिस्टेंसेस होते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं और उसके डायमेंशंस के हिसाब से, तो हमारे पास जो एड्सॉर्प्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास एड्सॉर्बेंट सरफेस के ऊपर एक ख़ास हद तक फिल हो सकते हैं और वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे जितना वो एड्सॉर्प्टिव सरफेस उसको ऑफर कर रही होगी। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस वेरी करता है उसकी डायमेंशंस के हिसाब से, वैसे वैसे हमारी एड्सॉर्प्टिव पावर या एड्सॉर्प्टिव बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है वो उसकी जो फोर्सेस हैं, एड्सॉर्प्टिव फोर्सेस हैं, वो हमारे पास बाय द डिस्टेंस वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके एड्सॉर्प्टिव फोर्सेस की जो पावर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं। आपके पास जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी वो फिजिकल इंटरेक्शन, रिपल्जन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पाई स्टैकिंग, वंडरवॉल फोर्सेस ये जो भी होती हैं ये सब भी कंपैरेटिवली गिरना और कम होना शुरू हो जाएंगे और बाय द टाइम आपके पास ऐसे डायमेंशंस अचीव होना शुरू हो जाएंगे जहां पर आपके पास मुकम्मल तौर पर एड्सॉर्प्शन जो है वो नलिफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस इतनी वीक हो जाएंगी कि ये आपकी एड्सॉर्प्टिव बिहेवियर को मुकम्मल तौर पर नलिफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि एक तो ये डिपेंड किस बात पे करिए कि हमारे पास फिजिकल डिस्टेंस कितने हैं, डायमेंशंस के हिसाब से वो कितना वॉल्यूम कवर कर सकते हैं, इस सब पे डिपेंड करिए। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर आपके पास डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास ये फिजिकली होने क्या ये जो फिजिकल फोर्सेज हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट आपका जो एड्सॉर्प्शन का बिहेवियर है, एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है, ये नलिफाई होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या होता है कि जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है ना किसी गिवन मॉलिक्यूल की या किसी भी मॉलिक्यूल की अपने एड्सॉर्बिट सरफेस के साथ, वो हमारे पास प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही होती। वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही होती, अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स की प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही होती एड्सॉर्प्टिव स्पेसेस के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल है। जो कि हमारे पास आपको याद होगा कि लैंगनर ने पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन को मना किया था। उसने कहा था पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन या मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनके मुताबिक आपके पास चूंकि एक दूसरे मॉलिक्यूल्स की प्रेशर्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही होती, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के ऊपर ये जो एड्सॉर्प्शन है ये डिपेंडेंट नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास पॉलीमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल होती है। जो आपका एड्सॉर्प्शन फोर्सेस होती हैं वो आपके टेम्परेचर पे भी वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एड्सॉर्प्टिव वॉल्यूम है वो आपका चेंज नहीं होता टेम्परेचर के हिसाब से। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को कुछ भी कर दें तो आपका एड्सॉर्प्शन अगर लेट सपोज एक्स अमाउंट में हुआ था तो वो एक्स नहीं रहेगा एज पर दैम, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि डिक्रीज नहीं होती एड्सॉर्प्शन फोर्सेस, मगर होता इस तरीके से है कि इसकी वजह से आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है इंटेंसिटीज ऑफ अ थर्मल मोशन। जो मॉलिक्यूल के आपस में रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं या जो एक दूसरे से टकराते हैं वो फोर्सेस बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ड्यू टू दैट इंक्रीज इन थर्मल मोशन
आपके थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाती है और जो आपका एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल है वो डिसॉर्ब होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हीटिंग फिनोमेना आने लगता है, वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। आप इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं एक दूसरे को फोर्सेस अप्लाई करके मार रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से एजिटेट होते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो डिजॉर्प्शन की तरफ जा रहे होते हैं। और ये हमने जर्नल जब जर्नल एड्सॉर्प्शन को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने तब भी ये बात डिस्कस की थी कि जो एड्सॉर्प्शन होती है वो अदर देन गैस प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही होती। और इन्होंने ये कहा है कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के प्रेशर पर डिपेंडेंस नहीं होती, इसीलिए मल्टी एड्सॉर्प्शन पॉसिबल होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा हम नॉर्मली एड्सॉर्प्शन हमने यही पढ़ा है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इन्होंने भी बात वही कही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि वैसे वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही होती, वॉल्यूम उतना ही ऑफर कर रही होती है, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि उसके अंदर थर्मल मोशन शुरू हो जाती है और उस थर्मल मोशन की वजह से वो एक दूसरे को एजिटेट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से को टकराते हैं, जिसकी वजह से अब वो एड्सॉर्ब होने के बजाय डिसॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो बाय द टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर इनकी एड्सॉर्प्टिव पावर जो है वो डिक्रीज होने लगती है। लेकिन अगर आप इसको फिनोमेना वाइज देखें तो एज पर दैम कि चूंकि आपके पास वॉल्यूम तो उतना ही अवेलेबल है, हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, एड्सॉर्प्टिव साइट्स तो उतनी ही हैं। अब चूंकि एड्सॉर्प्टिव साइट्स नहीं बदल रही, नंबर ऑफ एड्सॉर्प्टिव साइट्स सेम है, तो वो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब टेम्परेचर अगर 5 डिग्री है तो भी एड्सॉर्प्टिव साइट्स उतनी है, 50 डिग्री है तो भी एड्सॉर्प्टिव साइट्स उतनी है। तो ये तो यहाँ तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा ना। लेकिन टेम्परेचर कहाँ डिपेंड कर रहा है कि जब आपने उसकी वजह से आपके जो न्यूक्लिया मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एजिटेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से वो उनके अंदर एक थर्मल मोशन जम हो रही है और वो थर्मल मोशन इसकी एड्सॉर्प्शन को रोक देती है, इसको एड्सॉर्ब नहीं होने देती और एज अ रिजल्ट डिसॉर्ब करना शुरू हो जाती है। अब अगर आप लोग इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखें, जो इसके अंदर आपको एक एड्सॉर्प्टिव सरफेस नज़र आ रही है, एड्सॉर्प्शन वॉल्यूम नज़र आ रहा है और आपके पास क्या मैं ऊपर एक फेज है, हो सकता है वो गैस फेज हो सकता है वो लिक्विड फेज हो, वो कोई भी फेज हो सकता है। तो ये जो पूरी की पूरी एड्सॉर्प्शन वॉल्यूम है ना, वो आपके पास डिवाइड होती है इनटू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यानी कि सारी की सारी सरफेसेज हैं वो इक्वली पोटेंशियल्ड हैं टूवर्ड्स एड्सॉर्प्शन। ये जितनी भी लेयर्स बनी हैं ये सारी की सारी इक्वली रिसेप्टिव हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, इक्वली अट्रैक्टिव हैं टूवर्ड्स एड्सॉर्प्शन। जो सरफेसेस होती हैं जिनके ऊपर आपके पास जिनकी सारों की सेम एड्सॉर्प्शन पोटेंशियल है, इसीलिए हम इसे इक्विपोटेंशियल कह रहे हैं। सही है। ये जो एड्सॉर्प्शन पोटेंशियल होती है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इधर आपको थीटा 0, थीटा 1, 2, 3, 4, 5 थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और ये हमारे पास वर्क करती है अगेंस्ट एड्सॉर्प्शन फोर्सेस। जो आपके पास एड्सॉर्प्शन फोर्सेस हैं ये उसके अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं। जब आपके जो मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास एड्सॉर्प्टिव का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसके अगेंस्ट ये फिर अपने आप को शो कर रही होती हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास अगर आप इस सारी लेयर्स को देखें तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि चूंकि ये इक्विपोटेंशियल लेयर्स हैं तो सब में एक जितनी एबिलिटी है, एक जितनी फोर्सेस हैं या एक जितनी ताकत है कि वो एड्सॉर्प्शन को फेवर कर सकती है, एड्सॉर्प्शन को ऑफर कर सकती है, एड्सॉर्प्शन को पॉसिबल कर सकती है। अच्छा, इसके ऊपर आपकी गैस फेज हो सकता है, तो गैस भी इक्वली अपनी पहली लेयर के बाद दूसरी लेयर और दूसरी के बाद तीसरी लेयर तक जाने की एबिलिटी रखेगी। जो आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होती है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल यूनिट जो आपके इंटरफेसेस के दरमियान होती है, जो कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्प्टिव वॉल्यूम के दरमियान होती है, वो मिनिमम और नल होती है आपके पास इंटरफेसेस में बिटवीन एड्सॉर्प्टिव वॉल्यूम एंड गैसियस फेज। तो जो इंटरफेस होगा वहां पर ये नल होगी, नियर टू जीरो होगी। ओके, ये वही सारी बातें जो भी हमने डिस्कस की हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो पूरी की पूरी एड्सॉर्प्शन वॉल्यूम होता है हम उसको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने थीटा 1, 2, 3 करके उसको हमने डिवाइड किया था।
जो सरफेसेस होती हैं उनकी सेम पोटेंशियल होती है कि वो एड्जॉर्प्शन जो उनकी पोटेंशियल होती है वो थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सेम होती है फॉर ऑल दी लेवल्स, ऑल दी लेयर्स। अच्छा, जब हमारे पास हम अगर उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ, अगर हम उसकी एड्जॉर्प्टिव बिहेवियर देख रहे हो कि वो उसको डिस्प्लेस कर रहा हो गिवन पॉइंट से गैशियस फेस के, तो हम उसको हमेशा पर यूनिट के हिसाब से ही देखते हैं। जहाँ पास मैक्सिमम पोटेंशियल यूनिट होता है इंटरफेस के ऊपर, जो कि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्प्शन वॉल्यूम के दरमियान मिनिमम और नल होता है एट इंटरफेसेस पर। ये जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन वॉल्यूम होता है ये नियर टू 0 होता है। अगर हम इसको कंपैरेटिव देखें लैंगमियर एंड पॉलिनियस थ्योरी के दरमियान, तो ये जो दोनों ही थ्योरीज हैं, इन दोनों में के फ़ायदे भी हैं और दोनों की लिमिटेशंस भी मौजूद हैं। तो दोनों ही थ्योरीज हैं वो लिमिटेड हैं, और उनकी जो डिपेंडिंग्स है वो हमारी एड्जॉर्बेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एड्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और स्पेशल कंडीशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये दोनों ही थ्योरीज जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं जैसे जैसे हमारा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट बदल रहा होता है या नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट वेरी कर रहा होता है। जो पॉलिनियस थ्योरी है वो हमारे पास एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ तब और सिर्फ उन फिनोमेनास पर जो कि प्योरली फिजिकल एड्जॉर्प्टिव लैंगमियर थ्योरी को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। जो दोनों टाइप की जो एड्जॉर्प्शन है, मगर हमारे पास जो लैंगमियर थ्योरी होती है वो हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर सकती फाइन हमारे पास पोर्ड एड्जॉर्बेंट्स को। जो हमारे पास नैरो पोर्स होते हैं, जो कि हमारे पास एडिटिव्स होते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस के ऊपर। जो हमारे पास एड्जॉर्प्टिव पोटेंशियल होती है वो ज़्यादा होती है नैरो स्पेसेस में, और जो एड्जॉर्प्शन होती है वो ज़्यादा इंटेंस होती है उन प्लेसेस के ऊपर जहाँ पे हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स हो रही होती है, नैरो पोर्स के ऊपर ये ज़्यादा हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नैरोनेस आती जाती है, हमारे पास डायमेंशंस कम होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, एड्जॉर्प्टिव बिहेवियर भी बढ़ना शुरू हो। ओके, ये बात तो हमें मालूम ही है कि जब भी कोई थ्योरी फेल होती है या कोई किसी थ्योरी की लिमिटेशंस होती हैं, तो हमारे पास हमेशा कोई नई थ्योरी अराइज होती है, किसी नई थ्योरी की तरफ फिर काम किया जाता है। तो जो हमारे पास जब हम जर्नलाइज लैंगमियर और हमारे पास जो पॉलिनीज कॉन्सेप्ट को हमने उसको जर्नलाइज करने की तरफ अटैम्प्ट की गई और उसको ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब करने की कोशिश की उसके आइसोथर्म्स के ऊपर और उसकी शेप्स के बेसिस पर, तो फिर एक सिंगल ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश की जो इन दोनों थ्योरीज की लिमिटेशंस को भी कवर कर सके और मोर ओवर हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्जॉर्प्टिव बिहेवियर्स को डिस्कस कर सकें, उसको समझ सकें। तो इसके लिए हम एक जर्नलाइज थ्योरी बनाएंगे जिसको हम बैट का नाम देते हैं। ये 3 साइंटिस्ट हैं, मतलब ये बी से भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ई से भी और टी से भी, तो ये बैट की थ्योरी कहलाती है। और ये अराउंड 1935 से 1940 के दरमियान इसको हमने डिस्कस किया था, या इसकी जो थ्योरी रखी गई थी अराउंड इन सालों में इस कॉन्सेप्ट को अराइज किया गया था। अच्छा, इन रिस्पेक्ट अगर हम देखें एड्जॉर्प्शन ऑफ अ वेपर्स के ऊपर, अगर हम इसके बिहेवियर को देखें, तो जो हमारे पास थ्योरी है वो हमें इन सब मसलों से या इन सब लिमिटेशन से निकल के हमारी हेल्प करती है, इसलिए हम इसे बैट थ्योरी कहते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है बैट थ्योरी का वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि जो हमारे पास एड्जॉर्बेंट सरफेस होती है उसकी एक ख़ास डिफाइंड नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स होते हैं। जैसे कि पहले भी हमने जब एक जर्नलाइज्ड और हमने एक बात की थी कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्या होती है, तो हमने यही बात की थी कि हमेशा उसके ऊपर एक एक्टिव सेंटर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास एड्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही होती है, जो कि इक्विवेलेंट एनर्जेटिकली होते हैं, और वो उनके अंदर हम एबिलिटी होती है कि वो एड्जॉर्प्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रख सके, अपने अंदर रिटेन कर सके, एड्जॉर्प्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जगह दे सके। तो जो बेसिकली हमारे पास जो एड्जॉर्बेंट सरफेस होती है उसके ऊपर एक हमारे पास डेफिनेट नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स होते हैं जिनकी एनर्जी भी जो एनर्जेटिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं अपनी एनर्जी वाइज भी, और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो एड्जॉर्प्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रिटेन कर सकें, अपने अंदर रख सकें एड्जॉर्प्टिव मॉलिक्यूल्स को। जो हमारे पास इंटरेक्शंस होती है उसके नेबरिंग एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स के साथ, वो हमारे पास
पहले और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट लेयर्स के ऊपर जा रही होती है। तो हमारे पास अगर हम इंटरेक्शन देखें उसकी नेबरिंग एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो हमारे पास पहले और फिर उसके सब्सिक्वेंट लेयर्स के साथ निग्लेक्टेड होती है। जो हमारे पास हर मॉलिक्यूल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमारे पास उसकी पॉसिबल सेंटर होता है एड्जॉर्प्शन के लिए और फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड एड्जॉर्ब लेयर के लिए। जो हमारे पास हर मॉलिक्यूल होता है उसकी जो सेकेंड लेयर होती है वो पॉसिबल सेंटर होता है फॉर एड्जॉर्प्शन इन दी थर्ड एंड सब्सिक्वेंटली। मतलब कि हमारे पास जो पहली लेयर होती है वो बेसिकली एक्टिव सेंटर होता है, वहां से एड्जॉर्प्शन होती है और वो फर्दर एड्जॉर्प्शन अलाउ कर रही होती है या वो एक्टिव सेंटर बन रही होती है अपनी सेकेंड लेयर के लिए। फिर सेकेंड लेयर के ऊपर एड्जॉर्प्शन, जब सेकेंड लेयर पे एड्जॉर्प्शन हो रही होती है तो वहां पर जब एड्जॉर्प्शन हो रही होती है तो वो जो सेकेंड लेयर के मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉसिबल सेंटर्स होते हैं एड्जॉर्प्शन के लिए, वहां पर एक्टिव एड्जॉर्प्शन हो रही होती है और वो पॉसिबल सेंटर बन रहा होता है थर्ड लेयर के ऊपर एड्जॉर्प्शन के लिए। फिर थर्ड लेयर के ऊपर जब एड्जॉर्प्शन होती है तो वो पॉसिबल सेंटर होता है फोर्थ लेयर के एड्जॉर्प्शन के लिए। क्यों? क्योंकि थर्ड के जरिए फोर्थ तक बात जाएगी, फर्स्ट के जरिए सेकंड तक बात जाएगी। तो हमारे पास पहले लेयर से सब्सिक्वेंट के ऊपर मतलब ग्रेजुअली अपनी सेकंड और थर्ड लेयर के ऊपर कहानी जा रही होती है। तो ये जो हमारे पास हर मॉलिक्यूल होता है उसकी फर्स्ट लेयर हमारे पास जो अगर हम ये देखें, अगर इसको बहुत सिंपली देखने की कोशिश करें तो जो इंटरेक्शन होती है नेबरिंग एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स की उसकी फर्स्ट और सब्सिक्वेंट लेयर पर वो हमारे पास निग्लेक्टेड होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है, हर लेयर अपनी दूसरी लेयर की एड्जॉर्प्शन को एक्टिवेट कर रही होती है, या आप ये कह सकती हैं कि पहली लेयर पे एड्जॉर्प्शन होती है वो दूसरी लेयर की एड्जॉर्प्शन को प्रोवोक कर रही होती है या वो उसके लिए एक्टिव सेंटर होता है। और फिर इसी तरह दूसरी तीसरी के लिए, तीसरी चौथी के लिए, और इस तरह ये एक लंबी कहानी होती है। तो इस तरह हर लेयर दूसरी लेयर की एड्जॉर्प्शन को फेवर कर रही होती है। ओके, इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, बेड की थ्योरी में हमारी एजम्पशन ये होती है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो अपनी सेकंड और उसके बाद सब्सिक्वेंट लेयर्स मतलब थर्ड, फोर्थ और उसके बाद जितनी भी लेयर्स आ रही हैं उनके अंदर उनकी सेम पार्टीशन फंक्शन होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो आपके पास जितनी भी सब्सिक्वेंट लेयर्स बन रही होती हैं सबके अंदर सेम पार्टीशन फंक्शन होता है फॉर द एड्जॉर्प्शन पर्पस। जहाँ पास एड्जॉर्प्शन पोटेंशियल होती है या किसी मतलब लेयर या किसी मटेरियल की एड्जॉर्प्शन पोटेंशियल होती है, तो वो क्या होती है कि यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन होती है हम उसको डिवाइड करते हैं उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जगह से। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जितनी भी लेयर होती हैं वो इक्विपोटेंशियल होती हैं और सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती हैं टुवर्ड्स एड्जॉर्प्शन, और एक लेयर दूसरी लेयर के लिए एक्टिव सेंटर होती है। तो हमारे पास एड्जॉर्प्शन पोटेंशियल क्या है कि जो हमारे पास सारी की सारी सरफेस है या एड्जॉर्प्शन है उसको हम उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो जो सरफेसेस होती हैं जिनकी सेम एड्जॉर्प्शन पोटेंशियल होती है, क्योंकि अभी तो हमने इक्विपोटेंशियल में डिवाइड किया, तो सरफेसेस की सेम एड्जॉर्प्शन पोटेंशियल होगी। जो एड्जॉर्प्शन पोटेंशियल होती है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास अगेंस्ट एड्जॉर्प्शन फोर्सेस के वो एक्ट कर रही होती है जब हमारे पास 1 मोल ऑफ एन एड्जॉर्प्शन को हम डिस्प्लेस कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ फील्ड फ्रॉम गैसियस फेज से। ओके, तो जो हमारे पास बैट होती है, बैट लाइक लैंगमियर की अगर हम बात करें, वो हमें एक एनालिटिकल इक्वेशन जो है वो अपने आइसोथर्म के लिए जो हमें मिलती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास सिंगल और मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन के कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर को वो डिस्कस करती है। बात इस तरीके से इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है कि वेपर प्लस फ्री स्पेसेस, यानी कि जो आपके पास एड्जॉर्प्टिव साइड्स होंगी उसके अंदर जो आपका एड्जॉर्बिट आकर रहेगा, तो वेपर प्लस फ्री स्पेसेस वो हमारे पास अराइज करती है सिंगल कॉम्प्लेक्सेस को। देखें, इसको हम थोड़ा सा अगर समझें तो होता इस तरीके से कि अगर लेट सपोज ये आपकी सरफेस है और इसके अंदर ये फ्री स्पेसेस हैं, लेट सपोज, सही है, ये हमारी फ्री स्पेसेस हैं हमारे सरफेस में। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्होंने आके उसके ऊपर एड्जॉर्ब होना है, जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर आके एडहेर होना है, वो इस फ्री सरफेसेस में आ जाएंगे, सही है। तो जितने ज़्यादा
फ्री मॉलिक्यूल्स हमारे फ्री स्पेसेस में आएंगे, तो अगर शुरू में सिर्फ फ्री स्पेस थी और सिंपल वेपर्स मौजूद थे, तो वेपर प्लस फ्री स्पेस हमारे पास क्या बन गई, सिंगल कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी सिंगल कॉम्प्लेक्स हो और उसके ऊपर वेपर आके, पहले ही आपके पास ये मौजूद है, उसके ऊपर वेपर आके चिपक रहे हैं, तो क्या होगा, अब ये हमारे पास डबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और अगर डबल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपके पास स्पेसेस के ऊपर वेपर आके चिपक रहे, तो फिर ये ट्रिपल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इस तरह फिर फोर्थ, फिफ्थ, जितने आपके पास सब्सिक्वेंट लेयर्स हैं, उस हिसाब से बात आगे से आगे चली जाती है। क्योंकि ये तो हमें मालूम है ना कि हम अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और ये भी हमें मालूम है कि हमारे पास एक लेयर दूसरी लेयर की एड्जॉर्प्शन को फेवर कर रही होती है, अराइज करवा रही होती है, वो उसकी रिएक्टिव सेंटर होता है। तो जब हमारे पास एक लेयर के ऊपर जो फ्री स्पेसेस होती है उसके ऊपर आकर आपकी एड्जॉर्प्टिव मटेरियल आगे चिपक जाता है, तो ये सिंगल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये जो सिंगल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब आके वेपर आके चिपकने लगता है, तो फिर डबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उस डबल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब वेपर आके चिपकने लगता है, तो फिर ट्रिपल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स आगे से आगे चलता चला जाता है। तो बेट-लैंगम्यूर जो है हमें एनालिटिकल इक्वेशन आइसोथर्म की जो देती है, वो हमें सिंगल के साथ साथ मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट को भी देती है। अच्छा, अगर आप इस केस की बात करें जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उसके अंदर हमारे पास अगर हम Q1 की बात करें, तो वो हमारे पास जितनी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है फर्स्ट मॉलिक्यूलर लेयर के ऊपर, तो वो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स की होगी, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी रिस्पेक्टिव सरफेसेस के। जो फॉर्मेशन के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पहली लेयर के लिए ज़रूरत होगी, या जो पहली लेयर पे जितनी एड्जॉर्प्शन के लिए आपको हीट की ज़रूरत होगी, या जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो आपको उसकी सब्सिक्वेंट लेयर्स के लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो रिएक्शन का होने ही के ऊपर सारी एनर्जी लगती है ना। तो फर्स्ट लेयर पर तो बेसिकली उसने रिएक्शन को पॉसिबल कर दिया, रिएक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, एड्जॉर्बेंट टू एड्जॉर्प्शन हो गई। अब सबसे ज़्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड थी। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट लेयर्स हैं, जो उसके बाद की सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सो ऑन डिफरेंट सब्सिक्वेंट लेयर्स हैं, उनके लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फर्स्ट लेयर के लिए होती है। जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है बाकी सारी की सारी सब्सिक्वेंट लेयर्स के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है, और हमारे पास इक्वल होती है हीट ऑफ कंडेंसेशन के। जो बाकी सब्सिक्वेंट लेयर्स के ऊपर एड्जॉर्प्शन की एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, और वो हमारे पास सेम होती है एक दूसरे से, और इक्वल होती है हीट ऑफ कंडेंसेशन के। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो हमारे पास अगर हम C को जो अगर हम पॉलीमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो C होता है वो G एक्सपोनेंशियल पर Q1 माइनस L ओवर RT के बराबर होता है। Q1 माइनस L जो होता है वो बराबर होता है प्योर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन के। सही है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जो P ओवर V P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 1 ओवर VMC प्लस C1 ओवर VMC प्लस P ओवर P नॉट, ये जो है हमारे पास इधर जो P नॉट है वो प्रेशर होता है सेचुरेटेड वेपर का किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। अब आप जिस भी टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उस टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर होगा आप उसको यूज करेंगे। P ओवर P नॉट जो होता है वो रिलेटिव वेपर प्रेशर होता है, और Vm जो है वो मोनोलेयर कैपेसिटी होती है कि वो पर्टिकुलर लेयर कितनी एड्जॉर्प्टिव कैपेसिटी रखती है। अकॉर्डिंग टू बेट इक्वेशन, जो प्लॉट होता है P ओवर V P नॉट माइनस P वर्सेस P ओवर P नॉट का, वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो C माइनस 1 के बराबर होता है। C माइनस 1 ओवर VMC के बराबर होता है, जिसके जरिए हम Vm को निकाल सकते हैं बाय 1 ओवर स्लोप प्लस इंटरसेप्ट अगर आप करें तो आपको Vm मिल जाता है। जो बेट की इक्वेशन होती है वो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के ऊपर फिट होती है, पर्टिकुलरली जब हमारे पास प्रेशर रेंज 0.05 पास से 0.35 हो। तो इन प्रेशर रेंजेस के ऊपर बेट की जो थ्योरी है वो हमारे पास आइसोथर्म्स के ऊपर इक्वली इजीली एक्सपेरिमेंटल
क्या नाम है एप्लीकेबल होती है, या बेट इक्वेशन जो है वो इजीली फिट होती है। एड्जॉर्प्शन का जो रेट है, जो रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन है नॉन पोरस सरफेसेस एड्जॉर्बेंट्स के ऊपर, वो हमारे पास बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, और इसी वजह से वो हम इसको मेजर करना, इसको एक्यूरेटली पता करना या जांचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होती है वो नॉन पोरस एड्जॉर्बेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको समझना, जांचना, पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 90 to 95% एड्जॉर्प्शन दे देती है, और हमारे पास एड्जॉर्बेंट जो है वो हमारे पास अराउंड 1 to 2 सेकंड में भी आपको मिल जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है वो बहुत हाई होती है, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन हाई होने के साथ साथ कुछ सेकंड में भी हो जाती है। तो आप लोग खुद समझ सकती हैं कि जो एड्जॉर्प्शन 10 से 20 सेकंड में 95% हो रही है तो क्या उसकी रेट होगी। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत हाई होती है। एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम जो है वो अराउंड 10 से 20 सेकंड में अटेन हो जाता है आपको। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब बियॉन्ड जब हो जाती है, तो रिटार्डेशन जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की वो हमारे पास ऑब्जर्व होती है बहुत सारे केसेस में, जब हमारे पास बहुत सारे केसेस में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एड्जॉर्बेंट जो है वो हमारे पास पोरस होता है, और हमारे पास ये ज़्यादा टाइम लेता है फॉर एड्जॉर्प्टिव मॉलिक्यूल्स को पेनिट्रेट होने में पोर्स के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एड्जॉर्बेट जो है वो नॉन पोरस है, तब आपके पास एड्जॉर्प्शन जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन ज़्यादा फास्ट हो जाती है और 10 से 20 सेकंड में कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास पोरस सरफेस है, तो चूंकि आपके एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को पोर के अंदर जाना है, तो पोर के अंदर जाने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है ताकि वो पोर के अंदर पेनिट्रेट कर सके। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास रिटार्ड हो सकती है अगर हम इसको केमिजॉर्प्शन के साथ मिला दें। अगर लेट सपोज आपकी किसी एड्जॉर्बेट के ऊपर फिजिकल और केमिकल दोनों एड्जॉर्प्शन के फिनोमेना पॉसिबल हैं, तो तब वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की जो है वो रिटार्डेशन होने लगती है, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है एज कम्पेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन, वो टाइम टेकिंग होती है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो हमारे पास रिटेंशन होती है वो हमारे पास क्या नाम है, अगर आप रिटेंशन की बात करें तो वो हमारे पास एड्जॉर्बेंट की एयर वाटर वेपर और एड्जॉर्बेंट सरफेसेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एड्जॉर्ब्ड एयर ऑफ वाटर वेपर ऑन दी एड्जॉर्बेंट सरफेस, ये इसके ऊपर होती है। तो जो हमारे पास, अगर आप इस नीचे वाले ग्राफ को देखें, ये एक टिपिकल काइनेटिक कर्व का ग्राफ है, और ये हमारे पास इस फिगर में आप लोगों को नजर आ रहा है। इसका जो शेप है वो हमारे पास कर्व है, और वो हमारे पास एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, जैसे कि हम शेप ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एट फर्स्ट क्या होता है कि जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पास प्रैक्टिकली प्रोपोर्शनल होती है, और वो हमारे पास एड्जॉर्बेंट सरफेस की प्रोपोर्शन होती है, और और ये हमारे पास फ्री होती है फ्रॉम एड्जॉर्प्टिव। अच्छा, जैसे जैसे हमारे पास एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम अचीव होने लगता है, जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने लगता है, एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास डिपेंड नहीं करती फिर टाइम के ऊपर, और ये हमारे पास अपेरेंटली सेगमेंट्स में होती है, और ये कर्व में आ जाती है, और ये ऑलमोस्ट पैरेलल होती है टू दी टाइम, ये हमारे फिर टाइम के साथ पैरेलल हो जाती है, जो कि आपको इस ग्राफ पे नज़र भी आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये प्रोपोर्शनल होने के बाद पैरेलल टू टाइम हो रही है। ये एग्जैक्टली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की तरह ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं।